Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. Is everything clear? सब ऑडिबल है, विजिबल है? भिलाई वाले बाबा श्री श्री अमित सर को जपनाम। गेट का मार्ग आपके पास से निकलता है जब तक आपका आशीर्वाद ना हो। भाई पूरा डायलॉग कॉपी करे हो भाई। ठीक है भाई, ठीक है, जपनाम जपनाम। ठीक। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। खुश रहो शिवम सिंह। सबको नमस्कार। चलो ठीक है, सेशन चालू करते हैं। एक बार पहले शेयर मार देते हैं सब जगह, है ना? जल्दी से शेयर कर देते हैं। आज ये फाउंडेशन वाला जो शेलो फाउंडेशन है वो ख़त्म करते हैं, अपना टेंशन दूर होए। फिर पाइल फाउंडेशन बचेगा, वो ख़त्म करेंगे, फिर सिलेबस एंड कर देंगे जियोटेक का। मतलब टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि बोल दिया और ख़त्म हो गया, टाइम लगेगा अभी। ठीक है, तो मैं सब जगह पर शेयर कर रहा हूँ सेशन को। आप सभी लोग भी शेयर करिए। सेशन स्टार्टेड करके सभी जगह लिख दीजिए, है ना? मैंने आपको जैसे कि कहा था कल की क्लास में, मैंने आपको क्या कहा था? कल की क्लास में मैंने आप लोगों को कहा था कि भैया हमारे पास बियरिंग कैपेसिटी निकालने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। हमने बियरिंग कैपेसिटी निकाली डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, और मैंने आपको वहाँ पर बोला कि यदि आप बियरिंग कैपेसिटी अलग अलग तरीक़ों से निकाल रहे हैं तो तो हमारे पास बहुत सारे तरीके थे। जैसे कि मैंने कहा आपको, मेरे पास आयस कोड है, मेयरहॉफ है, स्केम्पटन है, तरजागी है, रेंकाइन से, इस 4-5 थ्योरीज मैंने आपको बताई थी। मैं आपको यहाँ पर ये बता रहा था, है ना, मैं आपको ये चीज़ बता रहा था कि जैसे मैंने बात किया इंक्लाइन लोड्स के बारे में, तो आपके आईएस कोड ने और मेयरहॉफ सर ने कंसिडर कर रखा है इंक्लाइन लोड का इफेक्ट। कंसिडर कर रखा है यदि एसेंट्रिक लोड आ रहे हैं, लोड सीजी से ना पास होते हुए थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, उस केस में यदि आपको सेफ लोड निकालना पड़ रहा है तो आपको रिड्यूस्ड एरिया ऑफ फुटिंग यूज करना पड़ता है। आपको यदि अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी निकालना है तो वहां पर जो थर्ड टर्म आता है हाफ बी गामा एन गामा, तो बी की जगह बी डैश रखते हैं जो कि आपकी रिड्यूस्ड विड्थ को शो करता है। ऐसा मैं आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इन द केस ऑफ एसेंट्रिक लोडिंग एंड इन द केस ऑफ इंक्लाइन लोडिंग वी कंसिडर व्हाट वी कंसिडर रिड्यूस्ड एरिया और रिड्यूस्ड विड्थ। तो वो रिड्यूस्ड एरिया कैसे निकाला जाए, ये या रिड्यूस्ड विड्थ एंड लेंथ कैसे निकाला जाए, आइए हम इसके बारे में आज समझते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं टॉपिक लिख रहा हूँ रिड्यूस्ड एरिया ऑफ फुटिंग। ये हम कैसे निकाल रहे हैं यहाँ पर, आइए इसको हम समझते हैं। रिड्यूस्ड एरिया ऑफ फुटिंग कि मैं यहाँ पर यदि आपके साथ में बात करूँ तो रिड्यूस्ड एरिया ऑफ फुटिंग में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, केस नंबर 1 में लेता हूँ यहाँ पर सबसे पहले, और वो है आप लोगों का टू वे एसेंट्रिसिटी। क्या ले रहा हूँ मैं? टू वे एसेंट्रिसिटी यहाँ पर मैं ले रहा हूँ। क्या होता है टू वे एसेंट्रिसिटी का मीनिंग, उसको अपन यहाँ पर समझते हैं। जैसे कि मैं कह दूँ आप लोगों को कि मेरे पास, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको कहूँ कि मेरे पास इस तरीके से एक फुटिंग है, ठीक है? इस तरीके से अपने पास क्या है, एक फुटिंग है। फुटिंग आपको रेक्टेंगुलर इन शेप दिख रहा है। मैं मान लेता हूँ कि भैया ये क्या है, लेंथ ऑफ फुटिंग है, ऐसा मैं मान लेता हूँ। और ये आप लोगों का क्या है, इधर आप लोगों का विड्थ ऑफ फुटिंग है, ऐसा मैंने मान लिया। ठीक है यहाँ तक की बात। ये आप लोगों का क्या है, सेंट्रोइडल एक्सिस है। ये आप लोगों का क्या है, ये आप लोगों का सेंट्रोइडल एक्सिस है, कुछ इस तरीके से एक्स एंड वाई डायरेक्शन में। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा सी जी है। दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज द सी जी ऑफ द एंटायर फुटिंग एरिया, दिस इज द प्लान एरिया है।
ये फुटिंग का क्या है, प्लान एरिया, विड्थ एंड लेंथ है, ये सीजी से लोड पास होना चाहिए था। यदि फुटिंग में जो लोड है वो सीजी से पास नहीं हो रहा है, मैं मान लेता हूँ यहाँ कहीं से हो रहा है, मैंने क्या मान लिया कि यहाँ कहीं से वो पास हो रहा है, मतलब इतना क्या आ गया, इसमें एसेंट्रिसिटी आ गया। तो देखिए यहाँ पे दोनों डायरेक्शन में एसेंट्रिसिटी आया है आपका। यदि हम बोल दें कि ये आप लोगों का एक्स है एक्सिस, और ये आप लोगों का सपोज वाई एक्सिस है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि जो एसेंट्रिसिटी आया है वो एक्स डायरेक्शन में भी आया है और वाई डायरेक्शन में भी आया है। तो यहाँ पर हमें दो एसेंट्रिसिटीज देखने को मिल रहे होंगे। एक एसेंट्रिसिटी तो आपको ये देखने को मिला है ना, एक एसेंट्रिसिटी तो आपको ये देखने को मिल रहा है जिसको हमने यहाँ पर क्या लिखा, ई वाई लिखा, इसको अपन क्या लिख दिए, ई वाई, क्योंकि वाई डायरेक्शन में ये एसेंट्रिसिटी देखने को मिला। और दूसरा हमें क्या देखने को मिल रहा है, दूसरा हमें ये देखने को मिल रहा है कि एक्स डायरेक्शन में भी एसेंट्रिसिटी आ गया, और इसको अपन ने क्या लिख दिया, ई एक्स लिख दिया। सो वी हैव ई एक्स, वी हैव ई वाई, इन बोथ द डायरेक्शंस वी हैव एसेंट्रिसिटी। इतनी बात क्लियर है? यस सर क्लियर है। चूंकि दोनों ही डायरेक्शन में एसेंट्रिसिटी है एक्स और वाई में, इसलिए हमने केस नंबर 1 का नाम क्या रखा, टू वे एसेंट्रिसिटी, क्योंकि दोनों ही वे में मतलब दोनों ही डायरेक्शन में एसेंट्रिसिटी है। तो अब क्लियर है कि टू वे इसका नाम क्यों रखा, क्योंकि एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में एसेंट्रिसिटी आ रहा है। मैंने कहा ठीक है भाई। अच्छा एक बात बताओ, यदि मैं आपको कहूं कि इतना पोर्शन क्या है, यहां से लेकर यहां तक का, ये पोर्शन कितना बच रहा है, ये बता सकते हैं क्या? बिल्कुल बता सकते हैं। आपका ये वाला पोर्शन क्या था, यहां से लेकर, ये मेरा फिंगर्स देखना, यहां से लेकर यहां तक का ये पोर्शन क्या था, b का हाफ था, टोटल था आपका b, तो b का हाफ b/2 इतना है। इस b/2 में से ये ex में माइनस कर दूं तो हमें इतना डिस्टेंस मिल जाएगा, यहां से लेकर यहां तक का। ये कितना हो रहा है मेरा, ये हो रहा है मेरा b/2 माइनस का ex। समझ में आ रही मेरी बात? क्या लिखा मैंने, b/2 माइनस का ex, ये मेरा हो गया। समझ में आ गया सर इतना कि b/2 माइनस ex है। अब मैं बोल रहा हूं कि जितना डिस्टेंस ये है ना, सेम डिस्टेंस आप इधर भी मार्क करो। मैं आपको बोल रहा हूं कि ये डिस्टेंस आपका जितना आ रहा है b/2 माइनस ex का, सेम डिस्टेंस आप इधर भी लोकेट करो। मैंने कहा ठीक है, आप जैसा बोलते हैं मैं कर देता हूं। तो b/2 डिस्टेंस मैंने सेम डिस्टेंस इधर भी लोकेट कर दी। मैं मान लेता हूँ ये b/2 माइनस ex है, तो ये जो डिस्टेंस मैंने लिया ये भी सेम आपका कितना आ जाए, ये भी आपका b/2 माइनस ex का मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया। समझ में आ गई मेरी इतनी सी बात? हाँ सर इतनी समझ में आ गई। तो इधर से मैंने इसको यहाँ से नीचे भेज दिया लाइन को, ठीक। मैंने कहा ठीक है सर, इतनी बात क्लियर है। आगे मैं बोल रहा हूँ कि एक बात देखो, यहाँ पर ये जो पॉइंट है, मुझे बता सकते हो कि ये डिस्टेंस कितना है आप लोगों का, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये डिस्टेंस कितना है, बता सकते हैं क्या? मैंने कहा बता सकता हूँ। मैं बोल रहा हूँ टोटल लेंथ हमारे पास L था, टोटल लेंथ हमारे पास L था। ये डिस्टेंस कितना है, ये जो डिस्टेंस है आप लोगों का ये है L/2, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये डिस्टेंस है हमारे पास L/2। इस L/2 में से ई वाई माइनस कर दो तो आपको इतना पता चल जाएगा। तो ये डिस्टेंस है हमारे पास L/2 माइनस ऑफ ई वाई। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, सेम डिस्टेंस आप नीचे भी मार्क कर लो भाई। जैसे मैंने ये लिया था और इधर मार्क कर दिया था, वैसे मैं ये वाला डिस्टेंस इधर नीचे की तरफ मार्क कर रहा हूँ, सेम डिस्टेंस। मैंने कहा ठीक है कर देते हैं, आप बोल रहे हैं तो कर देते हैं। ये हमने सेम डिस्टेंस यहाँ पर भी मार्क कर दिया। ये कितना था L/2 माइनस ई वाई, तो ये डिस्टेंस भी आपका हम कितना ले रहे हैं, L/2 माइनस ई वाई ले रहे हैं। तो यहाँ से भी आप एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ड्रॉ कर दो। ये हमने एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ से ड्रॉ कर दी। समझ में आ गया? तो आप देखेंगे ये जितना एक्स्ट्रा प्रोजेक्शन है इसको मैं हटा देता हूँ। ये हमारे पास एक नया फुटिंग निकल कर सामने आया है। हमारे पास क्या है, एक नया फुटिंग निकल कर सामने आया है। समझ रहे मेरी बात को? एक नया फुटिंग हमारे पास निकल कर सामने आया है, इस तरीके से दिख रहा है आपको एक नया फुटिंग। ये वाला मैं कर रहा हूं है ना, ये वाले को अब ऐसा कर दे रहा हूं, डॉटेड से मैं शो कर रहा हूं। ये एक नया फुटिंग आपको दिख रहा है जिसका सेंटर क्या है, ये है।
अरे भाई ये एक नया फुटिंग आपको दिख रहा है, जिसका सेंटर क्या है, ये है, और लोड भी आपका यहीं पर लग रहा है ना। ये सेंटर क्यों हुआ, क्योंकि ऊपर L/2 माइनस ई वाई, नीचे L/2 माइनस ई वाई, इधर B/2 माइनस ई एक्स, इधर भी B/2 माइनस ई एक्स। तो ये तो सेंटर हुआ ना आपका इस फुटिंग का। और ये जो नया फुटिंग आपको मिला है ये छोटा है आपके ओरिजिनल फुटिंग से, तो इस छोटे वाले फुटिंग को ही हम कहते हैं, इस छोटे वाले फुटिंग का जो एरिया होता है वही रिड्यूस्ड एरिया ऑफ फुटिंग है। हमने किया क्या, हमने ये किया कि आपका जो ओरिजिनल फुटिंग था, उस ओरिजिनल फुटिंग में लोड यहां पर लग रहा था, है ना, सीजी पर ना लगते हुए लोड यहां पर लग रहा था। तो मैंने कहा कि आप एक काम करो, ऐसा कुछ गेम खेलो कि एक नया फुटिंग बन जाए जिसका सेंटर ये वाला पॉइंट हो। ओरिजिनल फुटिंग के लिए ये क्या है, इस पॉइंट पर लोड लग रहा है जो कि एसेंट्रिक लोड है। मैं बोल रहा हूं कोई एक नया फुटिंग यहां पर ऐसा कुछ गेम खेलो जिसके कारण नया वाले फुटिंग का सेंटर ये बन जाए जहां पर लोड लग रहा हो। तो ये आपका रिड्यूस्ड एरिया ऑफ फुटिंग हो गया। कुछ लोग ऐसा समझ रहे होंगे कि हम फुटिंग पहले जो प्लान किए थे वो L/B का करे थे कि हम B/L का फुटिंग डालेंगे, बाद में हमने आइडिया चेंज करके हमने छोटा फुटिंग डाल दिया। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि हम ये साइज का फुटिंग वहां पर डिजाइन करेंगे या फिर हम ये साइज का फुटिंग वहां पर प्रोवाइड करेंगे। फुटिंग हम ये ही वाला साइज का करेंगे, B/L का ही फुटिंग हम वहां पर प्रोवाइड करेंगे। इस B/L के फुटिंग में हमारे लिए इफेक्टिव कौन सा है एरिया, इतना एरिया हमारे लिए क्या है, इफेक्टिव है इंक्लाइन लोड के केस में या एसेंट्रिक लोडिंग के केस में। चाहे आप इंक्लाइन लोड की बात करें चाहे आप एसेंट्रिक लोडिंग की बात करें, तो जो एरिया हमारे लिए इफेक्टिव है वो इतना सा है। तो मैं कैलकुलेशन में इतना ही एरिया कंसीडर करूंगा। समझ में आ रही मेरी बात। तो आप ऐसा मत समझना कभी भी कि मैं ये बड़ा वाला फुटिंग प्रोवाइड ना करते हुए छोटा वाला फुटिंग प्रोवाइड करने जाऊंगा, गलत सोच रहे हैं। फुटिंग हम बड़ा वाला ही प्रोवाइड करेंगे B/L का। उस बड़े वाले फुटिंग के अंदर जो एरिया मेरे लिए काम कर रहा है वो एरिया ये छोटा सा है जिसको हमने रिड्यूस्ड एरिया कहा। तो यहां पर रिड्यूस एरिया ऑफ रिड्यूस फुट अपन यहां पर क्या लिख रहे हैं, देखो ये जो नया फुटिंग मिला है इसको अलग से मैं बाहर बना दूं यहां पर, है ना, इसको मैं अलग से बना रहा हूं यहां पर बाहर। ठीक है, बना दिया, हाँ बना दिया साहब। अब क्या करना है, ये बनाने के बाद, ये बनाने के बाद क्या करने वाले होंगे अपन, इसका साइज लिख दें। तो इसका साइज जो है मैं लिख देता हूं, इसका जो विड्थ है वो B' है और इसका जो लेंथ आ रहा है वो मैं लिख देता हूं L' है। तो विड्थ इज L', मैं क्या बोल रहा हूं, विड्थ इज B' एंड लेंथ इज L', और इसका सेंटर ये रहा जहां पर एक्चुअली लोड लग रहा था, इस तरीके से परपेंडिकुलर लग रहा था नॉर्मल टू दिस सरफेस। क्लियर है। तो B' और L' की डायमेंशन क्या हो गए, तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि आपका जो B' है, दिस B' विल बी इक्वल टू कितना हो गया, B/2 माइनस ई एक्स प्लस B/2 माइनस ई एक्स। तो इन दोनों को यदि मैं ऐड करूं तो B/2 B बन गया और EX और EX 2EX बन गए। तो यहाँ पर आपका B' कितना आ गया, B माइनस 2EX आ गया। और L' कितना आ गया, आपका जो L' है वो आ चुका है L माइनस, आप देखो L/2 और L/2 L हो गया, EY और EY 2EY हो गया, तो ये आपका हो गया है 2EY। तो ये हमारे पास रिड्यूस्ड विड्थ और रिड्यूस्ड लेंथ आ गए। मैंने आपको अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी की वो इक्वेशन लिखवाई थी ना, तो थर्ड टर्म क्या आया था, हाफ B गामा N गामा, फिर यहाँ पर आया था आपका S गामा I गामा एंड D गामा, ये इक्वेशन आया था आपका थर्ड टर्म में। तो इस B की जगह में क्या पुट करूंगा थर्ड टर्म में, B' पुट करूंगा, B', वो वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी निकालने में। आगे दो टर्म और रहेंगे प्लस प्लस, है ना, फर्स्ट एंड सेकंड टर्म भी रहेगा। यहाँ पर जो मैं B' यूज करूंगा वो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, रिड्यूस्ड विड्थ ऑफ फुटिंग। क्लियर है मेरी यहाँ तक की बात? यस सर, इतनी बात क्लियर है। तो यदि हमें कल भी मैं आपको बताया था रिड्यूस्ड एरिया के बारे में, मैंने आपको कल क्या कहा था, जैसे मुझे सेफ लोड निकालना है तो आप सेफ बियरिंग कैपेसिटी निकाल लो,
और उस सेफ बियरिंग कैपेसिटी में रिड्यूस्ड एरिया का मल्टीप्लाई कर दो। तो हर केस में रिड्यूस्ड एरिया हम नहीं लेते हैं, हर केस में आपको रिड्यूस्ड एरिया नहीं लेना है। यदि आपके पास वर्टिकल लोड लग रहे हैं जो कि सीजी से पास हो रहे हैं, देन ओनली यू नीड टू कंसिडर, यदि आपके पास वर्टिकल लोड लग रहे हैं जो कि सीजी से पास हो रहा है, इन दैट केस यू नीड टू कंसिडर योर नॉर्मल एरिया बी इंटू एल। बट इफ देर इज एसेंट्रिक लोडिंग और द इंक्लाइन लोडिंग, इन दैट केस यू नीड टू कंसिडर द रिड्यूस्ड एरिया। ओके, तो यहाँ पर रिड्यूस्ड एरिया क्या बन जाएगा, बी डैश इंटू एल डैश बन जाएगा। तो यहाँ पर अपन क्या लिख रहे हैं, रिड्यूस्ड एरिया आपका कितना हो रहा है, रिड्यूस्ड एरिया आपका हो जाएगा बी डैश इंटू एल डैश, बी डैश इंटू एल डैश। तो कल जो मैंने इक्वेशन आपको लिखवाई थी जहाँ पर मैंने आपको रिड्यूस्ड एरिया का मल्टीप्लाई करने को कहा था, वहाँ पर आप बी डैश इंटू एल डैश का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, गेट 2017 में एक क्वेश्चन आया था जहाँ पर आपको ये गेम खेलना था, रिड्यूस्ड एरिया का मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, गेट 2017 की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, मेरी इतनी सी बात, ठीक है सर, इतनी बात मुझे यहाँ पर क्लियर है। मैं केस नंबर 2 लेता हूँ। ये तो था हमारा केस नंबर 1। ये आपको रिड्यूस्ड फुटिंग दिख गया, रिड्यूस्ड विड्थ हो गया, रिड्यूस्ड लेंथ हो गया, रिड्यूस्ड एरिया हो गया, बात खत्म हो गई। ये था आपका केस नंबर 1 जहाँ पर मैंने क्या ले रखा था, 2 वे एसेंट्रिसिटी ले रखा था, मतलब दोनों ही डायरेक्शन में आपका लोड शिफ्ट कर रहा था। अब मैं आपको ले रहा हूँ 1 वे एसेंट्रिसिटी, केस नंबर 2। केस नंबर 2 लेकर हम देखते हैं, दैट इज योर 1 वे एसेंट्रिसिटी, है ना। 1 वे एसेंट्रिसिटी की अपन यहाँ पर बात करते हैं। मैं बोल रहा हूँ 1 वे एसेंट्रिसिटी मतलब एक ही डायमेंशन में आपका, मतलब एक ही डायरेक्शन में आपका एसेंट्रिसिटी आ रहा है। फॉर एग्जांपल मैं बोल देता हूँ कि मेरे पास क्या है, ये एक फुटिंग है कुछ इस तरीके से, अपने पास क्या है, इस तरीके से हम बोल देते हैं कि ये एक फुटिंग है। इस फुटिंग में हम बोल देते हैं कि हमारे जो एक्सिस है वो कुछ इस तरीके से है, एक्स एंड वाई डायरेक्शन में। ठीक है, ये आपकी वाई डायरेक्शन हो गई, ये हमारी एक्स डायरेक्शन हो गई। ठीक है, ये हमारी वाई डायरेक्शन हो गई, ये हमारे पास एक्स डायरेक्शन हो गई। समझ में आ रही मेरी बात। अब लोड को हमें शिफ्ट करना था, जैसे कि मैं मेंशन कर दूं कि ये मेरे पास क्या है, लेंथ है L, लेंथ ऑफ द फुटिंग, और ये मेरे पास क्या है, विड्थ ऑफ द फुटिंग है ना, लेंथ ऑफ द फुटिंग है, और ये आपका क्या है, विड्थ ऑफ द फुटिंग है। ठीक है, लेंथ ऑफ द फुटिंग, विड्थ ऑफ द फुटिंग, B और L। अब लोड जो है वो 1 वे एसेंट्रिसिटी में है। अब 1 वे एसेंट्रिसिटी किधर भी हो सकता है, आप या तो एक्स डायरेक्शन में ले लो या फिर वाई डायरेक्शन में ले लो, जिधर आपका मन हो उधर ले लो। तो अभी फिलहाल में मैं एक्स डायरेक्शन में लेकर बता देता हूँ, है ना। आपको देखना पड़ेगा कि आपका लोड किधर शिफ्ट कर रहा है, इधर की साइड जा रहा है या उधर की साइड जा रहा है। अभी फिलहाल में मैं कोई सा भी एक लेकर एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज मेरा लोड इधर की साइड जा रहा है, मेरा लोड किधर जा रहा है, इधर की साइड जा रहा है, तो इतना मेरा लोड इधर शिफ्ट कर गया। लोड ने लगना कहाँ था, लोड ने लगना था इस जगह पर, इस सीजी पर लगना चाहिए था, लेकिन शिफ्ट का हो गया इधर की तरफ, तो उसमें एसेंट्रिसिटी कितना आ गया, तो मैं बोल रहा हूँ इतना वैल्यू का उसमें क्या आ चुका है, एसेंट्रिसिटी आ चुका है। और ये कौन सी डायरेक्शन में आया, एक्स डायरेक्शन में आया, तो अपन ने इसको ई एक्स यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, यदि अपन ने इसको ई एक्स यहाँ पर लिख दिया तो आप देखिए बचा हुआ पोर्शन की हम बात करते हैं। ये बचा हुआ पोर्शन कितना है अपने पास में, है ना, ये बचा हुआ पोर्शन कितना अपने पास में है, ये b/2 था, b/2 में से ये ex गया, तो हमारे पास ये जो पोर्शन बच रहा है, ये बचा हुआ पोर्शन कितना आ गया, ये आ चुका है आपका b/2 माइनस ex का। कितना है, b/2 माइनस ex का है। क्लियर, यस सर क्लियर। मैंने कहा जितना इधर ले रहे हो उतना उधर ले लो, मैंने कहा ठीक है साहब।
हमने जितना इधर लिया उतना ही उधर भी ले लिया, तो ये अपन ने यहाँ पर भी मार्क कर दिया सेम डिस्टेंस का। क्या है? यह है आप लोगों का b/2 माइनस ई एक्स। कितना है? b/2 माइनस ई एक्स का। क्लियर है? तो बस आप इसको लोकेट कर दो। फिर ये अपन ने यहाँ पर लोकेट कर दिया। अलोंग द लेंथ तो लेना ही नहीं है, तो ये आपका क्या आ चुका है? रिड्यूस्ड एरिया फुटिंग आ गया। कितना दिख रहा है रिड्यूस्ड एरिया फुटिंग? यहां से चालू करते हैं तो इतना हमें देखने को मिल रहा है, कुछ इस तरीके से। समझ गए? तो ये आपका क्या आ गया है? रिड्यूस्ड एरिया फुटिंग इतना सा। तो देखो विड्थ पहले बी थी, अब वो रिड्यूस हो गई है। लेंथ में कोई फर्क नहीं हुआ, लेंथ उतना ही लेना है हमें। देयर इज नो चेंज इन द लेंथ बिकॉज इन द लेंथ डायरेक्शन वी डू नॉट हैव एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी केवल विड्थ के डायरेक्शन में है, तो उसकी विड्थ ही रिड्यूस होगी। तो यहाँ पर मैं नया वाला फुटिंग बना दूँ क्या? इसके नीचे यहीं पर मैं बना देता हूँ, है ना। तो ये इधर साइड में बना देता हूँ, मैं इसको इधर कर लेता हूँ। थोड़ा सा आप लोग नोट कर लिए होंगे, फोटो खींच लिए होंगे। तो ये हमारे पास नया वाला आ चुका है। विड्थ देखो रिड्यूस हो गई, इसकी विड्थ क्या हो गई है? रिड्यूस। तो इसकी विड्थ रिड्यूस हो गई। लेंथ अभी भी उतनी ही ले रहे हैं हम लोग। लेंथ पूरा की पूरा हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं कुछ इस तरीके से। लेंथ पूरा लिया हमने। देयर इज नो चेंज इन द लेंथ, लेंथ हैज नॉट बीन रिड्यूस्ड। तो ये आपके पास डायमेंशन कितना आ गया? ये हमारे पास आ चुका है बी डैश का, और ये इसका लेंथ तो पूरा एज इट इज है एल। ठीक है, इसका सेंटर यहाँ कहीं पर होगा, जहाँ पर एक्चुअली लोड लग रहा था इस जगह पर शिफ्ट होने के बाद, तो इसका सेंटर बन गया। तो यहाँ पर आपके पास बी डैश कितना आ रहा है? बी डैश जो है वो आपका बी डैश निकाल सकते हैं क्या? बी डैश का वैल्यू यह है आपका बी डैश। तो ये बी डैश की वैल्यू कितनी आ रही है? यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ, दिस इज ऑल्सो बी डैश। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बी डैश की वैल्यू कितनी आ रही है? b/2 दोनों को ऐड किया तो b हो गया। सो दिस इज योर b, और ex और ex को ऐड किया तो -2 टाइम्स ex हो गया। तो आपका रिड्यूस्ड एरिया यहाँ पर कितना बन जाएगा? आपका वन वे एसेंट्रिसिटी में रिड्यूस्ड एरिया जो बनेगा दिस विल बी इक्वल टू कितना बन जाएगा? इसका एरिया ले लो, तो विड्थ है बी डैश और लेंथ में कोई चेंज नहीं था, तो लेंथ पूरा लेना है। तो बी डैश इंटू एल, ये हमारा रिड्यूस्ड एरिया हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था वो वन वे एसेंट्रिसिटी पर बेस्ड था। जो क्वेश्चन आप लोगों का 2017 या 18 में पूछा गया था, इंक्लाइन लोड दिया गया था, फुटिंग की कैपेसिटी निकालना था, सेफ लोड या नेट अल्टीमेट लोड निकालना था, तो वो किस पर बेस्ड था? वन वे एसेंट्रिसिटी पर वो क्वेश्चन बेस्ड था। ठीक है, तो ये था आपका रिड्यूस्ड एरिया निकालने का तरीका। ठीक है, तो आप लोगों को पूरा दिख रहा होगा। आप फोटो वगैरह लेना चाहे तो ले सकते हैं। मैं भी इसका फोटो खींचकर टेलीग्राम पर डाल रहा हूँ। आप सभी लोग ले लीजिए, मैं भी फ़ोटो खींच रहा हूँ अच्छे से, और पूरा फ़ोटो मैं आप लोगों को डाल रहा हूँ टेलीग्राम पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को भेज दिया हूँ। ठीक है, मैंने भेज दिया टेलीग्राम पर फोटो खींच के। तो ये हुई हमारी रिड्यूस्ड फुटिंग पर बात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये यदि आप लोगों ने नोट कर लिया है तो क्रैश कोर्स का जो हम लोगों का पीडीएफ है, मैं शेयर किया हूँ पीडीएफ।
जो पीडीएफ मैं आप लोगों को शेयर किया हूँ जियो टेक्निकल का क्रैश कोर्स का, वो ओपन करेंगे, उसमें से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं आप लोगों को कल की क्लास में बताया था कि आप लोगों को क्या पढ़ के आना है। आप लोगों को प्लेट लोड टेस्ट एंड स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट पढ़ के आना है। एक बार कमेंट करके बताओ सभी लोग पढ़ के आए हो क्या? प्लेट लोड टेस्ट एंड स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट ये पढ़ के आना था आप लोगों को। पढ़ के आए हैं क्या सभी लोग? पूरा मैं पढ़ा है वहाँ पर डिटेल में, पूरा पढ़ के आना था। मतलब घर से वो आगे किसी बुक्स वगैरह में से पढ़ के नहीं आना था। मैं आपको कल बताया था कि गेट एकेडमी का जो ओल्ड वाला चैनल है जहाँ पर 7 लाख सब्सक्राइबर्स है, वहाँ पर मैं प्लेट लोड टेस्ट और स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट एकदम डिटेल में पढ़ाया हूँ। पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक सब कुछ बताया हूँ। वो आप लोगों को वहाँ से देखना है, ऐसा मैं बोला था आप लोगों को। देख के आए हो क्या? मैं कमेंट देख रहा हूँ, यस सर यस सर यस सर। ठीक है, यदि वो आप चीज़ देख चुके हैं तो आपके लिए सब कुछ फिर आसान है क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करना। चलिए आइए हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 37, 38 मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लिख रहा हूँ, आप सभी लोग सॉल्व करेंगे मेरे साथ में। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 38। 38 के अंदर दो पार्ट है, ए एंड बी, इसके दो पार्ट है। 38 के कॉमन डेटा क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39, फिर क्वेश्चन नंबर 40। सब 2-2 मिनट के क्वेश्चन है, हाँ इसमें ज़्यादा टाइम मत लगाना, सिर्फ 2-2 मिनट स्पेंड करना है हमको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 भी अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 क्वेश्चन करना है, इसके अंदर दो पार्ट हैं, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल 6 क्वेश्चन करना है। करेंगे ज़रा जल्दी से, जल्दी जल्दी आंसर देंगे भाई। तो जो क्वेश्चन नंबर 41 है ना, वो ये इंक्लाइन लोड पर बेस्ड है, तो वो भी अपन करके देखेंगे, ज़रा जल्दी से करेंगे। करो भाई, ज़रा आंसर दो मेरे को। क्या बात है, आंसर आ भी गए, बहुत बढ़िया। मैंने बोर्ड मिटाया, मैंने बोर्ड रब किया जब तक आंसर भी आ गए, बहुत खूब यार, मज़ा आ गया देख के। करेंगे ज़रा सभी लोग, है ना। मैं भी यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, मैं भी कैलकुलेटर वगैरह लेकर यहाँ पर आपके साथ में सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। पीडीएफ लिंक दे दीजिए। तो बेटा मैं तो शुरुआत में ही शेयर किया था, और अब तक अभी तक यदि आपके पास पीडीएफ नहीं, मतलब आप पहली बार लेक्चर अटेंड कर रहे हो क्या? लेक्चर चालू होने के दौरान ही मैं भेज दिया था, और मैं कम से कम 25 बार ये चीज़ शेयर कर चुका हूँ, आपके पास क्यों नहीं है? ठीक है, मैं भेज रहा हूँ। ज्वाइन जिन लोगों के पास पीडीएफ नहीं है, मैंने भेज दिया है। मैंने भेज दिया है, जल्दी जल्दी से सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे उस पीडीएफ को। और उस पीडीएफ में से देखो बहुत बार मैंने भेज दिया है ना, तो सभी लोग वहाँ से डाउनलोड कर लो ज़रा, सभी लोग डाउनलोड कर लो भाई, और शेयर वगैरह करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो। मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। इन इन क्वेश्चंस को
मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ। हाँ, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37। सबसे पहले अपन यहाँ पर क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 37 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या बोल रहा जा रहा है, द अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ अ सॉइल इज 300 किलोटन पर मीटर स्क्वायर। अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ही दे दिया उन्होंने, ठीक है। कितना बोल रहे हैं, 300 किलोटन पर मीटर स्क्वायर है। फिर बोल रहे हैं द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज 1 मीटर एंड द यूनिट वेट ऑफ द सॉइल इज 20। तो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन हमें 1 मीटर बोला है और यूनिट वेट 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब बोल दिया। चूजिंग अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 2.5 द नेट सेफ बियरिंग, है ना। फैक्टर ऑफ सेफ्टी उन्होंने कितना बोला, 2.5 बोला है और नेट सेफ बियरिंग पूछ रहे हैं। तो यार नेट सेफ क्या होता है, सबसे पहले नेट सेफ देखो, नेट सेफ होता है आपका नेट अल्टीमेट डिवाइड में फैक्टर ऑफ सेफ्टी। नेट से पूछ रहे हैं तो नेट अल्टीमेट डिवाइड में फैक्टर ऑफ सेफ्टी यही होता है। और नेट अल्टीमेट क्या होता है, अल्टीमेट में से ओवर बर्डन माइनस कर दो, यही आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेट अल्टीमेट का वैल्यू हो जाएगा, ये आपका नेट सेफ हो जाएगा टोटल। तो आइए हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। अल्टीमेट की वैल्यू मेरे पास 300 है। ओवर बर्डन प्रेशर में कितना ले लेता हूँ, गामा डी एफ ले लेता हूँ। सिग्मा बार कितना लेता था मैं, गामा डी एफ, तो 20 into 1 और फैक्टर ऑफ सेफ्टी अपने कितना ले लिया, 2.5 ले लिया। तो यहाँ पर नेट सेफ हम निकाल लेते हैं कितना आ रहा है। सो 300 में से माइनस करना है 200, सॉरी 300 में से माइनस करना है 20 और डिवाइड करना है 2.5 से। वैल्यू आ रहा है 112 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज व्हाट वी हैव नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी। तो ये क्वेश्चन नंबर 37 है। आंसर हो गया है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी आ गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोल रहा है सामने वाला, दो पार्ट है क्वेश्चन में। पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में देख रहा हूँ, द अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अ सैचुरेटेड क्ले सैंपल इज 54। अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, मैं आपको शेयर स्ट्रेंथ टॉपिक पढ़ाया था। उस शेयर स्ट्रेंथ टॉपिक के अंदर मैं आपको अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पढ़ाया था, जहाँ पर मैंने आपको क्या कहा था, सिग्मा 1 बार इज योर अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फॉर क्ले सॉइल विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कोहेजन। तो यहाँ से कोहेजन की वैल्यू आपकी आ जाएगी सिग्मा 1 बार डिवाइड में 2। तो यहाँ पर अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना दे रखा है, 54 दे रखा है, डिवाइड में अपन ने 2 किया, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 27। तो ये हमारे पास 27 किलो पास्कल कोहेजन की वैल्यू आ गई। और यही मुझे फर्स्ट पार्ट में पूछा गया था, द वैल्यू ऑफ कोहेजन फॉर द क्ले इज टू 27 किलो पास्कल। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो ए पार्ट था। बी पार्ट इसका क्या बोल रहे हैं, बी पार्ट में, बी पार्ट बोल रहे हैं, इफ अ स्क्वायर फुटिंग ऑफ साइज 4 मीटर बाय 4 मीटर इज रेस्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ अ डिपॉजिट ऑफ अबो क्ले, द अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द फुटिंग एज पर तरजागी इक्वेशन इज। तो फुटिंग का साइज दिया है, मैंने कहा बेटा क्ले सॉइल है, फुटिंग के साइज पर डिपेंड ही नहीं करता अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी क्ले सॉइल में। मैंने आपको एक स्टेटमेंट पढ़ाया था, आपको याद हो तो, कि ये आपकी अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ क्ले सॉइल डिपेंड ही नहीं करती है फुटिंग के साइज पर। तो अपने पर फॉर्मूला क्या लगाया, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी होता क्या है, Q इज इक्वल टू सी एन सी प्लस सिग्मा बार एन क्यू प्लस हाफ बी गामा एन गामा। अब क्ले सॉइल के लिए एन गामा क्या होता है, 0, तो एन क्यू का वैल्यू 1, तो ये पूरा टर्म 0। तरजागी की इक्वेशन बोलिए तो एन सी अपने पास 27 है, एनसी का वैल्यू कितना है 5.7 प्लस सिग्मा बार कितना है गामा डीएफ। तो आप देखो उन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में निकालने को, अल्टीमेट बेयरिंग सॉरी उन्होंने कौन सा कैपेसिटी बोला है, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी बोल रखा है 4 मीटर बाय 4 मीटर रेस्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ डिपॉजिट। सरफेस पर रेस्ट कर रही है, सरफेस पर रेस्ट करी मतलब डेप्थ ऑफ फुटिंग कितनी है, 0। तो ये टर्म सेकंड टर्म भी पूरा क्या हो गया, 0, क्योंकि सिग्मा बार की वैल्यू 0 है। फुटिंग पर कोई ओवरबर्डन लग ही नहीं रहा है, क्योंकि फुटिंग कहाँ रखी गई है, सरफेस पर रखी गई है। इस तरीके से मैंने कल भी ये बात कही थी, सरफेस फुटिंग हम इसको बोलेंगे। आपकी फुटिंग कहाँ पर रख दी गई है, सरफेस पर रख दी गई है। सरफेस पर यदि आपने रख दिया तो ऐसी कंडीशन में इसके ऊपर कोई ओवरबर्डन लग रहा है क्या, नहीं। डेप्थ ऑफ फुटिंग है क्या इसकी, नहीं, तो ये वाला टर्म भी 0। तो सेकंड टर्म 0, थर्ड टर्म 0, बस यही आपका अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी आ जाएगा यहाँ से 27 इंटू 5.7 से। वैल्यू कित
अच्छा, एक और बात, यहाँ पर ये कैसी फुटिंग दी गई है, स्क्वायर फुटिंग दी गई है। अब स्क्वायर फुटिंग में तो हमारे पास क्या होता है, शेप फैक्टर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो इसके अंदर हमें शेप फैक्टर 1.3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा स्क्वायर फुटिंग के केस में, तो बिकॉज शेप पर डिपेंड करता है, तो यहाँ पर अपने पास आंसर कितना आ रहा है, 200 किलो पास्कल। यहाँ पर अपने पास क्या आ गया, आंसर आ गया, तो 200 किलो पास्कल कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी बन रहा है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 200 किलो पास्कल। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 37 करके बता दिया, क्वेश्चन नंबर 38 के दोनों पार्ट ए और बी करके बता दिए। जरा 39 और 40 करके बताओ, एकदम आसान है, जल्दी से करके बताएंगे। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। हाँ हाँ सर, माइक देख लिया। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, जस्ट 2 मिनट थे, मतलब ये पहले ही उसमें ही गलती हुई, चलो ठीक है। हाँ हाँ, तो मैं आपको क्या बता रहा था, माइक माइक जस्ट मैं ऑफ किया था किसी कारण से, वो तुरंत कुछ काम आया था, तो हाँ, तो कुछ कोई बात नहीं है, मैंने कोई खास बात नहीं करी अभी तक, मैंने आपके साथ में किसी प्रकार का कोई खास बात नहीं किया। मैं सिर्फ आपके साथ इतना बात कर रहा था कि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 एंड 40। तो 39 में मैंने आपको कहा, क्वेश्चन मैंने रीड किया था आप लोगों के लिए, द विड्थ ऑफ अ फुटिंग एंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर फुटिंग आर इक्वल। विड्थ ऑफ फुटिंग एंड डायमीटर ऑफ सर्कुलर फुटिंग, तो सर्कुलर फुटिंग का डायमीटर और स्क्वायर फुटिंग का विड्थ आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, आपस में क्या है, ये दोनों इक्वल है। फिर मैंने आपको यहाँ पर मेंशन किया, बोथ आर प्लेस्ड ऑन अ सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल पर प्लेस्ड है। तो मैंने यहाँ से स्टेटमेंट से पकड़ा कि यार ये दोनों आपकी क्या है, सरफेस फुटिंग है। हालांकि उन्होंने क्लियरली मेंशन नहीं किया है कि ये सरफेस फुटिंग है, लेकिन उन्होंने जो स्टेटमेंट लिखा उससे मैंने यहाँ पर उनको पकड़ा कि भाई ये आपकी क्या है, सरफेस फुटिंग है। फिर बोल रहे हैं द रेशियो ऑफ अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी एंड द सर्कुलर फुटिंग, द रेशियो ऑफ अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सर्कुलर फुटिंग टू डेट ऑफ स्क्वायर फुटिंग विल बी। तो हमें उनकी अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले सर्कुलर फुटिंग का मैंने फॉर्मूला लिखा। तो सर्कुलर फुटिंग में हमारे पास फॉर्मूला ये होता है, यू सी लिख रहा हूं, मतलब अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सर्कुलर फुटिंग, अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सर्कुलर फुटिंग, ये हमारे पास इक्वेशन है। यहाँ पर बी की जगह हमने डायमीटर डी लिख रखा है, सही बोला हूं। अब बोला क्या उन्होंने कि हमारे पास सैंडी सॉइल है, मतलब कोहेजन की वैल्यू उसमें जीरो है, तो ये टर्म आपका जीरो हो जाएगा। उन्होंने बोला कि सरफेस पर रेस्ट कर रही है सैंडी सॉइल के, तो हमने सेकंड टर्म भी जीरो कर दिया, क्योंकि गामा डीएफ यहाँ पर आता है और डेप्थ ऑफ फुटिंग यहाँ पर क्या है, जीरो, देयर इज नो ओवरबर्डन प्रेशर ऑन द सॉइल। तो फर्स्ट टर्म जीरो, सेकंड टर्म जीरो, तो हमारे पास सर्कुलर फुटिंग का एक्सप्रेशन क्या आ गया, इतना हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, 0.3 डी गामा एन गामा। मैंने कहा ठीक है, चलिए अब अपन स्क्वायर फुटिंग की बात कर लें। क्या स्क्वायर फुटिंग में क्या आ रहा है हमारे पास, स्क्वायर फुटिंग में आ रहा है
इक्वेशन क्या होता है स्क्वायर फुटिंग का 1.3 CNC प्लस सिग्मा बार NQ एज इट इज रहेगा। और यहाँ पर अपने पास क्या आता है स्क्वायर फुटिंग में 0.4 B गामा N गामा। ये मैं आप लोगों को बताया था, अरे मॉडिफाइड तर्जागी इक्वेशन बताया था फॉर अदर शेप ऑफ फुटिंग्स के लिए, तो वहाँ पर मैंने ये स्क्वायर फुटिंग का बताया था। QUS लिखो मतलब अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ स्क्वायर फुटिंग। तो मैंने यहाँ पर कहा सॉइल कैसी है, कोहेजन लेस है, मतलब सैंडी सॉइल है, तो ये टर्म आपका जीरो। सॉइल कहाँ पर रेस्ट कर रही है, सरफेस पर रेस्ट कर रही है, मतलब डेप्थ ऑफ फुटिंग नहीं है, तो आपका ये टर्म भी जीरो। बचा क्या अपने पास, केवल ये वाला टर्म, तो QUS हमारे पास इतना आ गया 0.4 B गामा N गामा हमारे पास आ गया। क्लियर है अपनी इतनी सी बात? यस सर क्लियर है। तो जब दोनों ही चीज आपको क्लियर है तो उन्होंने क्या बोला, सर्कुलर टू स्क्वायर बोला या स्क्वायर टू सर्कुलर बोला? क्वेश्चन को ध्यान से जरूर पढ़ना है ना, क्वेश्चन को ध्यान से जरूर पढ़ना। तो उन्होंने मुझे बोला सर्कुलर फुटिंग टू दैट ऑफ स्क्वायर फुटिंग, मतलब सर्कुलर से स्क्वायर में, तो पहले ऊपर सर्कुलर रखेंगे, नीचे फिर हम लोग स्क्वायर रखेंगे। सर्कुलर टू स्क्वायर ये है हमारा। तो इन दोनों का हमने क्या लिया, रेशो लिया। तो रेशो लेते टाइम मैंने आपको क्या कहा, मैंने यहाँ पर लिखा 0.3D, मैंने यहाँ पर क्या लिखा 0.3D गामा N गामा मैंने यहाँ पर लिखा, और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया 0.4 B गामा N गामा लिख दिया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने क्या बोला, डायमीटर ऑफ सर्कुलर फुटिंग इज इक्वल टू डायमीटर विड्थ ऑफ स्क्वायर फुटिंग, मतलब D और B आपस में क्या है, इक्वल है। दिस D एंड B आर इक्वल। तो ये पूरा टर्म कैंसिल हो गया, हमारे पास ऊपर क्या बचा 3 और नीचे क्या बचा 4, तो 3/4 इसका आपका आंसर हो जाएगा। एंड योर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। योर आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर सी। खत्म है मेरी इतनी सी बात। तो क्वेश्चन नंबर 39 भी हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़े, है ना, मैंने भी अपना PDF मैंने खोल के रखा हुआ है ना, ये सेम PDF आपके पास है। तो जैसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ जल्दी जल्दी आप लोगों को भी क्वेश्चन करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये मैं हटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 40 अपन देखते हैं, 39 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 40 अपन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर दिया गया भाई किसी ने? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर आ चुका है, डी बता रहे हैं। एक स्टूडेंट ने डी दिया है, एक स्टूडेंट ने बी दिया है। कोई डी दे रहा है, कोई बी दे रहा है। क्यों जी, सही आंसर क्या है 40 का, डी है या बी है? तो चलिए आइए हम चेक करते हैं कि डी है या बी है। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर एकदम आसान है क्वेश्चन। मैं आप लोगों को स्पेशल केस पढ़ाया था, आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, मैंने आपको क्या पढ़ाया था, स्पेशल केस पढ़ाया था। तो वो स्पेशल केस में ही मैं आप लोगों को स्पेशल केस पढ़ाया था, तो वो स्पेशल केस जो मैं आप लोगों को पढ़ाया था वहीं से ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, क्वेश्चन नंबर 40। तो आइए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 40 में उन्होंने मुझे दो स्टेटमेंट दिए। सबसे पहले तो देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो उन्होंने बोला है द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स आर मेड विथ रेफरेंस टू द कैलकुलेशन ऑफ नेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ अ फुटिंग इन अ प्योर क्ले यूजिंग तर्जागी। तो उन्होंने जैसे ही बोला प्योर क्ले और नेट बियरिंग कैपेसिटी, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी कितनी होती है, 5.7 C होती है। ये मैं आपको ऑलरेडी डिराइव करके बता चुका हूँ। नेट अल्टीमेट ओवरबर्डन प्रेशर माइनस करना है, तर्जागी मतलब 5.7 वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ NC, ठीक है। तो ये मेरे पास नेट अल्टीमेट आ गई। मैंने आपको स्पेशल केस बताया था और वहीं पर मैंने आपको पढ़ाया था कि ये किससे इंडिपेंडेंट है, ये आप लोगों की साइज ऑफ द फुटिंग से इंडिपेंडेंट है, ये आप लोगों का लोकेशन ऑफ वाटर टेबल से इंडिपेंडेंट है, ये आप लोगों का डेप्थ ऑफ फुटिंग से इंडिपेंडेंट है। ये सिर्फ डिपेंड किस पे कर रहा है, शेप ऑफ द फुटिंग पर, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है और फर्स्ट टर्म में शेप आता है। देखो फर्स्ट टर्म में शेप वाला फैक्टर आया था, शेप फैक्टर 1.3 समझ में आ रही मेरी बात? तो इट डिपेंड्स ओनली अपॉन द शेप ऑफ द फुटिंग, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज, डज नॉट डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ वाटर टेबल, डज नॉट डिपेंड अपॉन द डेप्थ ऑफ फुटिंग। चलिए ये तो मैंने अपनी तरफ से बता दिया क्वेश्चन नंबर 40 में। आइए स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है।
स्टेटमेंट नंबर 1 उन्होंने बोला इंक्रीज इन फुटिंग विड्थ विल रिजल्ट इन द इंक्रीज इन बियरिंग कैपेसिटी। अब पागल बना रहा है भाई ये। अब फुटिंग को इंक्रीज करो, विड्थ को, कोई फर्क पड़ेगा क्या? क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे विड्थ का फैक्टर ही नहीं आ रहा है, मतलब इंडिपेंडेंट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? गलत बोल रहा है। विड्थ से तो इंडिपेंडेंट है भाई। आपको विड्थ का कोई टर्म दिख रहा है क्या? यहाँ पर कुछ भी नहीं है। सेकंड बोल रहा है इंक्रीज इन डेप्थ ऑफ फाउंडेशन विल रिजल्ट इन द हायर बेयरिंग कैपेसिटी। पागल बना रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि डेप्थ ऑफ फुटिंग पर भी डिपेंड नहीं कर रहा है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। तो आपका जो सही आंसर है वो डी नहीं है। बहुत सारे बच्चे डी आंसर दे रहे थे, वो बिल्कुल गलत है। आपका जो सही आंसर है वो है बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल। क्लियर है? चलिए यहाँ तक की अपनी बात क्लियर हुई क्वेश्चन नंबर 40 में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 41। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 41। आइए हम इसकी बात करते हैं। पहले मैं इसको रब कर देता हूँ। आई एम एक्सपेक्टिंग द आंसर फ्रॉम योर साइड फॉर द क्वेश्चन नंबर 41। आप सभी लोग भी ट्राई करिए, मैं भी यहाँ पर ट्राई करता हूँ। हम दोनों लोग मिलकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो भाई, जल ग्रहण कर लिया हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। मैं सॉल्व करता हूं, आप सभी लोग भी मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में पहले देखिए, मैं यहाँ पर फिगर बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, फिगर बना रहा हूँ। ये फुटिंग का हमें शेप दिया गया है कुछ इस तरीके से। ये हमें फुटिंग दे रखा है, बात समझ में आ रही है? आप पाएंगे कि आपका लोड की लोकेशन यहाँ से दे रखी है। यदि इंक्लाइन लोड दिया हुआ है, नो प्रॉब्लम, तो हमें रिड्यूस्ड जो पोर्शन है वो दे रखा है। यहाँ पर कितना दे रखा है? 0.85। 0.85। अब मैं बोलता था आपको जितना हम इधर लेते हैं उतना ही उधर भी ले लो। तो 0.85 मैंने इधर भी लोकेट कर दिया, 0.85। तो ये हमारा क्या हो चुका है? ये हमारा रिड्यूस्ड विड्थ हो गया। ये मेरा क्या हो गया? रिड्यूस्ड विड्थ हो गया। आपकी टोटल कितनी दे रखी थी लेंथ, या विड्थ में कहूं, विड्थ टोटल जो दे रखी थी वो 2 मीटर दे रखी थी। आप समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? जो टोटल विड्थ मुझे यहां पर दे रखी थी वो 2 मीटर दे रखी थी। मैंने आपको प्लान एरिया में क्या बताया था? इस फिगर को प्लान एरिया में समझिए। ये आपका प्लान एरिया, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो उन्होंने कहा वन वे एसेंट्रिसिटी है, और वो भी मैं अलोंग द विड्थ मान रहा हूं। तो ये आप लोगों का सीजी है कुछ इस तरीके से। तो लेंथ इसकी 2 मीटर है। तो लेंथ में तो कोई चेंजेस करना ही नहीं है, क्योंकि वन वे एसेंट्रिसिटी है। केवल विड्थ साइड अपन चेंज कर रहे हैं। तो ये आपकी विड्थ यहाँ पर 2 मीटर है, एक्चुअल विड्थ, क्योंकि स्क्वायर फुटिंग दे रखी 2 मीटर बाय 2 मीटर का। लोड कहां पर लग रहा है? लोड लग रहा है आप लोगों का इंक्लाइन लेवल पर, यहां कहीं पर। तो हम लोग क्या करते थे, ये पोर्शन कितना मार्जिन बच रहा है वो ले लेते थे। हम क्या बोलते थे? हम बोलते थे कि ये पोर्शन कितना बच रहा है। हम बोलते थे ये पोर्शन कितना बच रहा है। हम बोलते थे ये पोर्शन इतना बच रहा है। b/2 माइनस EX होता था। तो ये b/2 माइनस EX का वैल्यू यहां पर डायरेक्टली दिया गया है। कितना दिया गया है? 0.85।
तो उतना ही मैं इधर भी 0.85 ले लूं क्या? मैंने कहा सेम आप इधर भी ले लो 0.85, तो 0.85 मैंने इधर भी ले लिया, तो ये मेरे पास पूरा क्या आ गया है, ये मेरे पास पूरा की पूरा रिड्यूस्ड एरिया आ गया। तो रिड्यूस्ड एरिया को अलग से बनाओगे यहाँ पर, ये देखो अलग से मैंने रिड्यूस्ड एरिया बना दिया। ये रिड्यूस्ड एरिया की विड्थ कितनी है 0.85, तो 2 टाइम्स ऑफ 0.85, ये है आपका रिड्यूस्ड विड्थ है, जिसको अपन यहाँ पर बी डैश से शो कर सकते हैं। क्या है ये बी डैश, और ये आपका एल जो कि पूरा की पूरा लेना है 2 मीटर, क्योंकि वन वे एसेंट्रिसिटी है। तो ये आपका क्या है रिड्यूस्ड एरिया निकल के आ गया, रिड्यूस्ड एरिया। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बी डैश का वैल्यू, बी डैश कितना लेना है 2 टाइम्स ऑफ 0.85 लेना है, और ए डैश लिख रहा हूँ, ए डैश बोले तो रिड्यूस्ड एरिया, ए डैश क्या है आपका रिड्यूस्ड एरिया है, वो आपको कितना लेना है बी डैश इंटू एल लेना है। तो देखो ये बी डैश की वैल्यू कितनी आ रही है, मेरे पास कैलकुलेटर है यहाँ पर, सो 2 टाइम्स ऑफ 0.85 1.7 मीटर आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने किया बी डैश है 1.7 और एल है अपना 2, तो 1.7 इंटू 2, तो 1.7 इंटू 2 कितना हो गया 3.4, सो 3.4 मीटर स्क्वायर ये हमारे पास आ गया। समझ में आ गई? तो ये रिड्यूस्ड एरिया निकालना हमने यहाँ पर सीख लिया। ठीक है, रिड्यूस्ड एरिया हम लोगों ने यहाँ पर निकालना सीख लिया। अब हमारे पास बी डैश आ चुका है, हमारे पास ए डैश भी आ गया। अब अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी निकाल लो, देरी किस चीज़ का। तो मेरा क्वेश्चन कहाँ है, पहले क्वेश्चन में गिवन डेटा तो पढ़ूँ मैं क्या क्या दे रखा है। मैं तो फिगर देखा और वैल्यू पुट कर दिया। तो बोल रहे हैं हमें यहाँ पर क्या पूछा उन्होंने निकालने के लिए, उन्होंने मुझसे निकालने के लिए पूछा है कंसिडरिंग वन वे एसेंट्रिसिटी द नेट सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी। नेट सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी किलो न्यूटन में हमें आंसर देना है। मैंने कहा ठीक है बेटा, पहले नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी तो निकालो, आपको यहाँ पर नेट सेफ लोड निकालना है। तो मैं बोल रहा हूँ बेटा पहले नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी तो निकालो। तो आइए हम पहले नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी निकालते हैं। उसके पहले मैं बोल रहा हूँ आप लोग अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकाल लो, है ना। अब एक काम करना, यहाँ पर आप दो तरीके अपना सकते हैं, आप आईएस कोड मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, आप मायरहॉफ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आप यहाँ पर आईएस कोड मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पर मायरहॉफ भी यूज़ कर सकते हैं। यदि आप मायरहॉफ यूज़ करेंगे तो आपको अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी मिलेगा, यदि आप आईएस कोड मेथड यूज़ करेंगे तो नेट अल्टीमेट मिलेगा। दोनों में से आप कोई सा भी यूज़ करिए, दोनों के आंसर जो होंगे वो कंपेरेबल होंगे, मतलब एक जैसे नहीं आएंगे, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा दोनों आंसर में। आंसर दोनों सही माने जाएंगे क्योंकि दोनों ही अपने आप में वेल इस्टेब्लिश्ड मेथड है। दोनों के आंसर आपको एक्सेप्टेड करना ही पड़ेंगे, दोनों आंसर आपके सही माने जाएंगे क्योंकि दोनों मेथड्स क्या है, वेल नोन वेल इस्टेब्लिश्ड मेथड्स हैं। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर मुझे चूंकि एकदम क्लियरली बोला नहीं है कि आप आईएस कोड ही लगाओ, ऐसा कहाँ बोला है क्वेश्चन में, तो मैं यहाँ पर मायरहॉफ लगाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहूँगा, ऐसा मैंने आपको पहले भी कहा था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मायरहॉफ लगा रहा हूँ। तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इक्वेशन क्या होती है मायरहॉफ की, CNC, फिर हमारा वो आ जाएगा SC IC DC प्लस, फिर अपने पास क्या था गामा DF, मतलब सिग्मा बार, है ना, गामा DF NQ था। अब अपने पास क्या आ जाएगा शेप फैक्टर, इंक्लिनेशन फैक्टर, डेप्थ फैक्टर, तो SQ IQ DQ प्लस, फिर अपन क्या लगाएंगे हाफ B गामा N गामा, फिर अपने पास क्या आ जाएगा शेप फैक्टर, इंक्लिनेशन फैक्टर एंड डेप्थ फैक्टर, तो S गामा I गामा एंड D गामा, इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देखिए हमारे पास सॉइल कैसी दी गई है, A square footing is subjected to an inclined load P as shown in the figure below. Water table is located well below the base of the footing. Water table बहुत नीचे है, मतलब उसका इफेक्ट कंसिडर नहीं करना है ना। तो क्वेश्चन में बोला गया है जो फिगर बना है ना, जहाँ पर ये फिगर बना हुआ है उस फिगर में यहाँ पर नीचे देखना उन्होंने यूनिट वेट दे रखा है 18 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, कोहेजन की वैल्यू 0 और एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन 35 डिग्री। तो कोहेजन की वैल्यू उन्होंने 0 बोली, तो आपका ये फर्स्ट टर्म यहाँ से पूरा की पूरा क्या हो गया 0 हो गया। तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी फर्स्ट टर्म पूरा की पूरा 0 हो गया क्योंकि कोहेजन उन्होंने 0 बोला है। प्लस गामा उन्होंने क्या बोला 18 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब बोला, तो गामा अपन ने 18 रखा, वाटर टेबल का कोई इफेक्ट है ही नहीं। डेप्थ ऑफ फुटिंग DF आपको फिगर में दिख रहा होगा 1 मीटर, आप फिगर देखिए तो डेप्थ ऑफ फुटिंग 1 मीटर ले लिया। NQ देखो क्वेश्चन में NQ दे रखा है हमें 33.3 दे रखा है, तो 33
0.3 दे रखा है। एस क्यू आई क्यू और डी क्यू देखते हैं। तो एस क्यू में क्या होता है, शेप फैक्टर दोनों के लिए सेम दे रखा है, तो यहाँ पर 1.314। आई क्यू इंक्लिनेशन फैक्टर अलग अलग दिया हुआ है, 0.444 दिया हुआ है। और डेप्थ फैक्टर कितना बोला है, डेप्थ फैक्टर की वैल्यू भी सेम दी है 1.113। तो ये हमारा एक टर्म ये निकला, प्लस अगला टर्म इसमें अपन देख रहे हैं हाफ। अब देखना ये बी की जगह मैं बी डैश पुट कर रहा हूँ। हेलो, मैं क्या बोल रहा हूँ, इस बी की जगह आपको क्या रखना है, बी डैश रखना है। तो बी डैश मैंने कितना निकाला था, 1.7 निकाला था। तो यहाँ पर अपन ने क्या रख दिया, 1.7 रख दिया। यूनिट वेट 18 बोला है। एन गामा कितना बोला है, यहाँ पर ये वैल्यू कितनी बोली है अपने को, 18। तो यहाँ पर अपन ने इसको 18 रख दिया। एन गामा कितना बोल रहे हैं, 37.16। 37.16। एस गामा शेप फैक्टर है ना, गामा कितना बोल रहे हैं, 1.314। तो 1.314 मतलब यहाँ पर जितना दिया था 1.314 सेम शेप फैक्टर यहाँ पर भी दे रखा है। उसके बाद इंक्लिनेशन फैक्टर की अलग वैल्यू दी गई है, दैट इज 0.02। और डेप्थ फैक्टर हमें कितना दिया है, जहाँ पर जितना वैल्यू यहाँ पर दिया गया था डेप्थ फैक्टर का 1.113, सेम वैल्यू यहाँ पर भी दी गई है 1.113 का। तो आपके पास सभी वैल्यूज आ चुका है, इस पूरे को आपको सॉल्व करना है। और यहाँ पर आप लोग मुझे अल्टीमेट कैपेसिटी का वैल्यू डिटरमाइन करके बताओ कितना आ रहा है। मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा हूँ, हो सकता है मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, तो आप लोग भी मुझे यहाँ पर आंसर सभी लोग बताएंगे आपका कितना आंसर आ रहा है। मैं भी यहाँ पर कर रहा हूँ कैलकुलेट। मेरे पास जो अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी यहाँ पर आ रही है, कितनी आ रही है आप सभी का बताएंगे जरा एक बार, 405.84। ठीक है, मेरे पास भी इतना ही आ रहा है, 405.84 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ रहा है। एक बार सभी लोग बताओ, यही आ रहा है क्या, कहीं पर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह तो नहीं हुआ किसी भी प्रकार का, क्योंकि मेरे को आंसर वगैरह यहाँ पर मेरे पास नहीं है, मैं तो सिर्फ क्वेश्चन है मेरे पास, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, सॉल्यूशन नहीं है मेरे पास। अच्छा, राहुल आप बोल रहे हैं, राहुल शुक्ला आप बोल रहे हैं सर स्क्वायर फुटिंग है तो 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड टर्म में। बेटा वो तरजागी की मेथड थी, वो जो मैं आपको बताया वो तरजागी की मेथड थी। ठीक है, ये आप लोगों की मैर हाफ की मेथड है, तो दिस इज डिफरेंट। यहाँ पर आपको वो शेप फैक्टर वगैरह डालने की जरूरत नहीं है अलग से 0.8 वाला। यहाँ पर ऑलरेडी आप शेप फैक्टर ले चुके हैं एस गामा, जिसकी वैल्यू यहाँ पर मुझे दी गई है 1.314। ठीक है, तो ये मैर हाफ की मेथड है। आप जो बोल रहे हैं ना कि 0.8 डालो शेप फैक्टर, दैट इज इन तरजागी, दिस इज मैर हाफ, इट्स समथिंग डिफरेंट। तो चलो अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी आ गई, हम यहाँ पर नेट अल्टीमेट अब निकालते हैं। नेट अल्टीमेट क्या हो जाएगा, दिस विल बी योर अल्टीमेट माइनस ओवरबर्डन प्रेशर। तो नेट अल्टीमेट जो मुझे मिल रहा है वो आपका मिल रहा है 405.84 माइनस सिग्मा बार की वैल्यू कितनी है, गामा डी एफ। तो गामा था आपका 18 और डी एफ है 1। जरा वैल्यू बताओ नेट अल्टीमेट कितना आ रहा है यहाँ पर। तो मेरा जो नेट अल्टीमेट आ रहा है 405.84 माइनस में 18, वैल्यू आ रहा है 387.84 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब उसके बाद नेट अल्टीमेट आ गया, हमें नेट सेफ पूछा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देंगे। तो आपका जो नेट अल्टीमेट जो था उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दो, तो नेट अल्टीमेट अपने पास आ रहा है 387.84 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना बोला गया है क्वेश्चन में, फैक्टर ऑफ सेफ्टी यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में बोला गया है 3। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 से हमने यहाँ पर इसको डिवाइड किया, देखते हैं क्या आंसर आता है। 387.84 डिवाइड में 3 किया तो 129.28 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ गया है,
ये हमारे पास ये एक वैल्यू आ गई, ये हमारे पास एक वैल्यू ये आ गई नेट सेफ की। उन्होंने क्वेश्चन में मुझे क्या निकालने को बोला था, उन्होंने क्वेश्चन में मुझे निकालने को बोला था, यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो वन वे एसेंट्रिसिटी इन द नेट सेफ लोड निकालना था मुझे, नेट सेफ लोड निकालना था। मैंने नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी निकाल दिया, तो यहां पर अपने पास क्या आ जाएगा, नेट सेफ लोड विल बी इक्वल टू आपका नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर में इनटू आपका रिड्यूस्ड एरिया, रिड्यूस्ड एरिया को मैंने ए डैश से डिनोट कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास नेट सेफ कितना आ रहा है, 129.28 आ रहा है, और मल्टीप्लाई में अपन ने क्या कर दिया, ए डैश की वैल्यू कितनी आ रही है, 3.4 आ रही है। तो 3.4 अपन ने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, देखते हैं क्या आंसर आता है। आंसर आ रहा है 439.552 किलो न्यूटन, और यही आपका क्या है, सही आंसर है। यही आपका क्या है, 100% करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, ये आपका बिल्कुल क्या है, सही आंसर है। कुछ पब्लिकेशंस आप यदि देखेंगे तो वहां पर इसका आंसर 450 दिया हुआ है। मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ पब्लिकेशंस आप देखेंगे तो वहां पर इसका आंसर कितना दिया है, 450 किलो न्यूटन दिया है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो आंसर गलत है, 450 इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। कब, जब आप आईएस कोड मेथड के थ्रू जाते हैं तब आपका 450 के आसपास कुछ वैल्यू आता है, लेकिन हमारा ये आंसर भी क्या है, 101% पूरा तरीके से सही माना जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो योर करेक्ट आंसर, 439.552 किलो न्यूटन। ठीक है, जरा इसका फोटो ले लो, क्योंकि बहुत सारी जगह पर इसको आपको ऐसा कंसेप्ट कम देखने को मिलता है, एक आध बार ही से क्वेश्चन आया है, तो आप इसको एक बार देख लीजिए। फोटो ले लो जरा जल्दी से। पीवन कुमार आप बोल रहे हैं क्या ये पूरा फुटिंग ब्लूज पे कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा पीवन कुमार। द एरिया विच इज इफेक्टिव इन टेकिंग द प्रेशर इज रिड्यूस्ड एरिया। अभिषेक बोल रहे हैं सर सर्वे पढ़ा दो। हाँ पढ़ाएंगे ना सर्वे, मैं नहीं पढ़ाऊंगा अभी, एक दो दिन में मैं चालू करता हूँ सर्वे भी, बस होने ही वाला है, सर्वे चालू होने ही वाला है, प्लानिंग पूरी हो गई है, फैकल्टी भी आ गए हैं, सब हो गया है, बहुत ही जल्दी होने वाला है। मजा आ गया सर लिख रहे हैं, ठीक है भाई। चलो चलो ठीक है, मेरी बात सुनो, है ना, या यहाँ पे तक का आपका सब समझ में आ गया है ना, यहाँ तक का कुछ हो गया सभी का। चलो सभी लोग, ये फोटो वगैरह सब लेने का काम खत्म हो गया है। अब मैं आपको सिर्फ वो बता रहा था, मैं आप लोगों को क्या बता रहा था, मैं आप लोगों को सिर्फ एक इतना सा चीज़ बता रहा था कि भैया, मैं आप लोगों को सिर्फ एक इतना सा चीज़ बता रहा था यहाँ पर कि भैया मेरे पास क्या था, मेरे पास प्लेट फील्ड मेथड्स जो थे, फील्ड मेथड्स है ना, फील्ड मेथड्स जो थे टू डिटरमाइन बियरिंग कैपेसिटी, जिसमें से एक मैंने आपको कहा प्लेट लोड टेस्ट, प्लेट लोड टेस्ट। ठीक है, तो ये प्लेट लोड टेस्ट मैं ऑलरेडी यूट्यूब पर पढ़ा चुका हूँ, पूरा पढ़ाया हूँ, एक एक पॉइंट, हर एक पॉइंट डिटेल में एकदम सब कुछ ये आपके पास अवेलेबल है। दूसरा मैं आपको बोल रहा हूँ स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, है ना, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट है। ठीक है, तो ये भी मैं आप लोगों को पूरा यूट्यूब पर पढ़ा चुका हूँ, हर एक एक पॉइंट,
हर एक एक स्टेटमेंट, एग्जाम्पल्स, ये वो सब कुछ मैंने वहाँ पर बता रखा है। एक एक घंटे का लेक्चर है, ये भी 1 घंटे का लेक्चर है, ये भी पूरा 1 घंटे का लेक्चर है, पूरा बोर्ड थ्योरी से भरा हुआ है, सब कुछ मैं वहाँ पर बताया हूँ। ये आप लोग जरूर देखना। कहाँ पर देखना है आप लोगों का क्वेश्चन होगा, सर ये देखना कहाँ पर है? तो मैं बोल रहा हूँ गेट एकेडमी का जो पुराना वाला चैनल था ना, वहाँ पर जाना। कल मैं देख रहा था टेलीग्राम पर भी कुछ बच्चों ने इसके लिंक डाल दिए हैं, ठीक है? तो आप वो पुराने वाले चैनल पर जाना गेट एकेडमी के, वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाना, सिविल इंजीनियरिंग के प्लेलिस्ट में जाना, जियोटेक का प्लेलिस्ट ओपन करना और थोड़ा सा स्क्रॉल करना लेक्चर्स, तो वहाँ पर आपको एक जगह पर प्लेट लोड मिल जाएगा, एक जगह पर आपको स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन मिल जाएगा, ठीक है? फिर मैंने आपको बताया 3rd नंबर का स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन। क्या बताया मैं? स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन। स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट के बारे में यदि हम यहाँ पर बात करें तो स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट क्या होता है, इसको शॉर्ट में जैसे हम यहाँ पर क्या निकालते हैं, जैसे कि इसके बारे में मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ क्योंकि ये यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेगा, है ना? हालांकि इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है ये लास्ट वाला टेस्ट, लेकिन ठीक है मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि इन दिस टेस्ट, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन दिस टेस्ट CPT नंबर इज कैलकुलेटेड, CPT वैल्यू इज कैलकुलेटेड, ठीक है? अब ये क्या चीज़ है CPT वैल्यू? तो जैसे आप यहाँ पर SPT कैलकुलेट करते थे, आप यहाँ पर क्या निकालते थे, SPT नंबर जैसे आप यहाँ पर कैलकुलेट करते थे, नंबर ऑफ ब्लोज को काउंट करते थे। लास्ट आप लोगों ने यदि वीडियो देखा होगा, मैं बोला था याद से देख के आना, और मैं देख भी रहा हूँ कमेंट में आप लोगों ने लिखा था कि आप सभी लोग देख के आए हैं SPT टेस्ट एंड प्लेट लोड टेस्ट। तो जैसे ही आप 63.5 kg का हैमर, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट की बात कर रहा हूँ, तो 63.5 kg का हैमर आप ड्रॉप करते हैं 75 सेंटीमीटर हाइट से, तो नंबर ऑफ ब्लोज रिक्वायर्ड टू पेनिट्रेट योर सैम्पलर इन द लास्ट 300 mm थिकनेस ऑफ सॉइल इज कॉल्ड SPT नंबर। तो जिस तरीके से मेरा टारगेट क्या होता है स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट में SPT नंबर निकालने का होता है, इन द सेम वे यहाँ पर स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट में हम क्या करते हैं, CPT वैल्यू निकालते हैं। अभी CPT वैल्यू क्या है, क्या ये कोई नंबर है? नहीं, ये कोई नंबर नहीं है, ये आपका कोन पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस है। दिस CPT वैल्यू है ना, दिस CPT वैल्यू जिसको हम QC से डिनोट करेंगे इस कोन पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस। ये क्या है? कोन पेनिट्रेशन, इस कोन पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस, इसको हम किस में मेजर करेंगे, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं, ठीक है? तो यहां पर हम क्या करते हैं स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन में, स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन में हम एक कोन यूज करेंगे, एक छोटा सा कोन यूज करते हैं। ये कोन को हम सॉइल में डालते हैं, कोन एकदम छोटा सा होता है, उसका साइज मैं लिख रहा हूं, अ कोन ऑफ बेस एरिया यहां पे क्या करना है, अ कोन ऑफ बेस एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एंगल ऑफ वर्टेक्स, एंगल ऑफ vertex of 60 degree is penetrated or continuously pushed into the ground and continuous resistance of soil is measured. Continuous resistance of soil is measured, है ना? यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इस स्टैंडर्ड कोन पेनिट्रेशन टेस्ट में, इस स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट में हमारे पास एक कोन रहता है कुछ इस तरीके से, ठीक है? इस कोन को, ये कोन का डायमीटर, इस कोन का जो बेस एरिया वो कितना होता है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का। 10 सेंटीमीटर स्क्वायर समझ रहे हो, एकदम छोटा सा होता है। और ये जो एंगल है इसके वर्टेक्स पर, ये कितना डिग्री बोल रहे हैं अपन लोग यहाँ पर, वर्टेक्स का जो एंगल है वो 60 डिग्री बोल रहे हैं, और बेस एरिया अपन कितना बोल रहे हैं, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर बोल रहे हैं। तो इसका हमारे पास ये कोन होता है, हालांकि अटैच्ड रहेगा एक
सिस्टम के थ्रू हम उसको क्या करेंगे, फोर्स लगाकर अंदर डालने की कोशिश करेंगे इस कोन को। अब फोर्स किससे लगाएंगे, तो बहुत सारे तरीके से हो सकते हैं, हाइड्रोलिक जैक हो सकती है, कुछ मशीन हो सकते हैं, इसके ऊपर ट्रक का भी हम लोड लगाते हुए नीचे इसको पेनिट्रेट कर देते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कहीं पर बोरवेल बनाते हैं, बोरिंग्स वगैरह होती है, तो किस तरीके से हम लगाते हैं, ठीक है, तो वो आप लोगों ने यहाँ पर जरूर देखा होगा। तो उस तरीके से इस कोन को हम सॉइल में क्या करते हैं, अंदर की तरफ पेनिट्रेट कराते हैं कंटिन्यूसली। यहाँ पर हैमर नहीं लगाना है, इस तरीके से हैमर नहीं लगाते हैं, यहाँ पर हम कंटिन्यूसली उसको क्या करते हैं, नीचे की तरफ पेनिट्रेट करते हैं लोड लगाते हुए। तो हमें क्या मिलता है, कंप्यूटराइज सिस्टम है, तो हमें यहाँ पर सॉइल का क्या मिलता है, रेजिस्टेंस मिलता है। तो दो टाइप का रेजिस्टेंस मिल सकते हैं, एक आपको साइड रेजिस्टेंस मिल सकता है और एक आपको नॉर्मल रेजिस्टेंस इसके टिप पर मिल सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें साइड रेजिस्टेंस यहाँ पर और वर्टिकल रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल सकता है। तो वो रेजिस्टेंस हम यहाँ पर कंटिन्यूसली मेजर करते हैं और उस रेजिस्टेंस को ही हमने यहाँ पर सीपीटी वैल्यू क्यूसी का नाम दिया है, इन द टर्म्स ऑफ किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसको एस्टिमेट किया जा सकता है। एंड दिस इज व्हाट वी हैव द टेस्ट। अब आप सोचिए, यदि सॉइल यहाँ का बहुत ज़्यादा स्टीफ है जिसमें आप ये डाल रहे हैं, वो सॉइल यदि बहुत ज़्यादा स्टीफ है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा डेंस है, तो उसकी बेयरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, तो क्यूसी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, बहुत ज़्यादा लोड लगाने पर ये नीचे की तरफ जाएगा आपका कोन। तो हायर वैल्यू ऑफ क्यूसी क्या इंडिकेट करता है, हायर बियरिंग कैपेसिटी आपका सॉइल का इंडिकेट करेगा। सो दिस इज व्हाट वी हैव स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट। नाम यहाँ पर स्टैटिक क्यों रखा, क्योंकि हम स्टैटिक लोड लगा रहे हैं। डायनामिक लोड लगाते हैं, मतलब आप वहां पर यदि साइक्लिक लोड लगाते हैं या टॉर्शनल वाला लोड लगाते हैं साइक्लिक लेवल पर, तो वहां पर डायनामिक टेस्ट भी परफॉर्म किया जा सकता है। तो उस केस में हम उसको डायनामिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट बोलते हैं। यदि आप एमटेक करते हैं जियोटेक में, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में, तो वहां पर फिर आपको अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में, क्योंकि अर्थक्वेक में तो सब कुछ डायनामिक होता है, तो वहां पर आपको डायनामिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट करवाया जाता है साइड पर ले जाकर, ठीक है। तो अभी फिलहाल में तो अपन स्टैटिक की ही बात करेंगे। स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट जो है, स्टैटिक लोड लगाते हुए हम कंटिन्यूस सॉइल का रेजिस्टेंस क्यूसी मेजर करने का काम करते हैं। इस क्यूसी को हम सीपीटी वैल्यू के नाम से भी जानते हैं, मतलब कोन पेनिट्रेशन वैल्यू के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये तीनों टेस्ट यहाँ पर कंप्लीट होते हैं और यहाँ पर आपका जो चैप्टर था शेलो फाउंडेशन एंड बियरिंग कैपेसिटी, वो भी क्या होता है, पूरी तरीके से खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हमारा नेक्स्ट चैप्टर पाइल फाउंडेशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इसका फोटो लेना हो तो ले लो, लिखना हो तो लिख लो, फिर अपन आगे का देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिए ज़रा जल्दी से, फिर फोटो ले लीजिए, फिर मैं सेशन को क्लोज कर दूंगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। हाँ, स्टीलो सर्विंग जल्दी होगा, है ना। आज आपका स्ट्रक्चर एनालिसिस तो है ही, आज रात में आपका स्ट्रक्चर एनालिसिस तो है ही। अब अपन क्या करेंगे, है ना, या आज रात को आपका स्ट्रक्चर एनालिसिस तो हो ही रहा है। अब अपन क्या करेंगे, जल्दी से, मतलब ये मान के चलिए विद इन 2 या 3 डेज मैं आप लोगों का सर्विंग भी चालू करवा दूंगा पक्का। और बचता स्टील है तो जसबी सर ही स्टील पढ़ाएंगे। जसबी सर जैसे ही स्ट्रक्चर खत्म करेंगे, स्ट्रक्चर एनालिसिस क्रैश कोर्स खत्म करेंगे, खत्म करने के तुरंत अगले दिन से वो स्टील भी चालू कर देंगे, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर। सेशन में अब एंड कर रहा हूँ। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।